एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक ऑन स्टडी स्कॉलर। जब कॉमर्स को बनाने बहुत ही आसान। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 5, जिसमें दो चैप्टर्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। एग्जाम में इस यूनिट की जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। इस यूनिट के कंप्लीट होने के साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड अकाउंट्स साइमल्टेनियसली। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट समझने से पहले आप समझो कि फॉरेन करेंसीज क्या हैं। अब जैसे हमारी कंट्री की करेंसी रुपीज है, तो अगर हमें कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है तो हम जो पैसा पे करते हैं वो क्या होता है? रुपीज में होता है। सिमिलरली अगर हम अमेरिका की बात करें या किसी और कंट्री की बात करें तो वहां पर क्या चलेगा? डॉलर चलेगा, यूरो चलेगा, पौंड चलेगा। अब हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है। तो अगर मैं बात करूं अपनी कंट्री की, तो मेरी डोमेस्टिक करेंसी क्या हुई? रुपीज। मेरी करेंसी को छोड़कर या मेरी कंट्री अपनी इंडिया को छोड़कर मेरे लिए बाकी जितनी भी कंट्रीज की करेंसी है वो क्या कहलाएगी? फॉरेन करेंसी। ओके। अब अगर हम बात करें अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अमेरिका की जो करेंसी होगी वो उसकी डोमेस्टिक करेंसी है और उस कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्री की करेंसी उसके लिए फॉरेन करेंसी कहलाएगी। क्लियर? चलिए फॉरेन करेंसी का मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू ऑल द करेंसीज other than domestic currency of a given country। मतलब अपनी कंट्री की करेंसी को छोड़ दो, उसके बाद जितनी भी करेंसी है वो हमारे लिए क्या है? वो फॉरेन करेंसी कहलाती है। क्लियर है? अब हम आते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट पर। अभी हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी, अब हमने पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है? It is that rate at which currency of one country, एक कंट्री की करेंसी is exchanged for other currency। एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ जब एक्सचेंज किया जाता है, जिस रेट पर, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। आपने सुना होगा जैसे हम कहते हैं कि यार हमारे जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, अब $1 70 का हो गया है, अब $1 80 का हो गया है, अब $1 75 का हो गया है। तो हम कुछ वैल्यूज का काउंट करते हैं, वो वैल्यू ही क्या कहलाती है? फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाती है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे $1 चाहिए तो इंडिया के 70 रुपीज देने पड़ेंगे, तब जाकर मुझे $1 मिलेगा। अगर मुझे डॉलर की वैल्यू ₹70 से हटके 80 हो जाती है तो मुझे $1 खरीदने के लिए अपने कंट्री के 80 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो जो ये जो एक्सचेंज हो रहा है किस रेट पर हो रहा है? मतलब एक कंट्री की मुझे डॉलर मिल रहे हैं, उसके बदले में मैं रुपीज पे कर रही हूँ, तो इसी को हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। रेट किस रेट पर एक्सचेंज हो रहा है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं या फॉरेन करेंसी को क्यों परचेज करते हैं, हमें क्यों जरूरत है इसकी। डिमांड चार्ज है तो यहाँ पर ये भी लिखा जा सकता है कि आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है जब हमारी कंट्री से पैसा बाहर जाता है, करेंसी बाहर जा रही है, तो किन केसेस में जाती है, तो वो रीजंस यहाँ पर हैं। ठीक है? यही हम डिमांड में यूज करेंगे, यही आउटफ्लो के रीजंस होंगे। फर्स्ट क्या है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब हम बाहर की कंट्री से कुछ सामान परचेज करते हैं। अब अगर मुझे अपनी डोमेस्टिक कंट्री से कुछ नई चीज मिल रही तो मैं बाहर की कंट्री से परचेज करूंगी, तो वो चीज जब आती है मेरी कंट्री में आई, मैंने परचेज की, तो उसकी पेमेंट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अमेरिका से कुछ मंगाया, तो उसकी जो पेमेंट होगी वो रुपीज में नहीं होगी, वो डॉलर्स में होगी। ठीक है? या मैंने किसी और कंट्री से मंगाया तो उसकी करेंसी अगर यूरो है तो यूरो के फॉर्म में मैं पेमेंट करूंगी। तो इसलिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की
जरूरत होती है जब हम किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, चाहे फिर वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। नेक्स्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब है कि जब हम लोग बाहर घूमने जाते हैं किसी अदर कंट्री में, तो वहां पर खर्चा करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए वो उसी कंट्री की करेंसी की फॉर्म में चाहिए होता है। इसीलिए हम डिमांड करते हैं, जब हमें कहीं जाना होता है घूमने, तो उस केस में हम डिमांड करते हैं फॉरेन करेंसी की, सो दैट हम अपने खर्चे उस कंट्री की करेंसी की फॉर्म में कर सकें। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन टू अब्रॉड। याद रखना, टू अब्रॉड, टू अब्रॉड मींस हमने पेमेंट करनी है अब्रॉड को। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा वहां पे या मेरा कोई रिलेटिव वहां बाहर पढ़ रहा है, तो मैं उसको पेमेंट भेज रही हूँ, उसकी फीस भेज रही हूँ और वो वहां पे फी पे कर रहा है। या फिर अगर हम बात करें कि मैंने कोई गिफ्ट्स या कुछ चीजें अपने रिलेटिव्स को बाहर भेजी, तो वो वन साइडेड पेमेंट है। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट, सिर्फ यहाँ से बाहर जा रही है, मेरी कंट्री से बाहर जा रही है। तो जब मैं अपनी कंट्री से बाहर अगर पैसा भेज रही हूँ, तो मुझे उस कंट्री की करेंसी की फॉर्म में भेजना पड़ेगा, डॉलर हो चाहे पाउंड हो कुछ भी हो। तो इसीलिए हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होती है। नेक्स्ट इज परचेज ऑफ एसेट इन फॉरेन कंट्री। अब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंट्री में घूमने गए और वहां पर मुझे कोई एसेट पसंद आ गया, या मैं कहूँ कि मुझे कोई घर पसंद आ गया और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ या खरीदना चाहती हूँ, तो मुझे किस फॉर्म में पैसा चाहिए होगा? उस कंट्री की करेंसी की फॉर्म में चाहिए होगा। अगर मुझे लगता है कि मैं वहां पर कुछ लैंड मुझे पसंद आ गई, मैं वो लैंड परचेज करना चाहती हूँ कि इन फ्यूचर अगर वहां पे कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना, तो वो लैंड परचेज करने के लिए भी मुझे उस कंट्री की करेंसी ही चाहिए होगी। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जब हम लोग स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए जब हमें पैसा चाहिए हो, मतलब अगर मुझे फॉरेन करेंसी की स्पेकुलेशन करनी है, जिसको हम गैम्बलिंग भी कहते हैं, तो भी मुझे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी। अब हमने ये पढ़ा कि डिमांड क्यों करते हैं, किन किन चीजों के लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। अदरवाइज हमारे पास तो पैसा है, हम अपनी कंट्री से सामान खरीद सकते हैं। फिर भी हर एक कंट्री दूसरे कंट्री की करेंसी की डिमांड करती है, तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से हमें अदर कंट्री की करेंसी की जरूरत पड़ती है। इंपोर्ट करने के लिए, टूरिज्म के लिए, ट्रांजैक्शन वन साइडेड ट्रांजैक्शन के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, और या उस कंट्री में जो एसेट्स हैं उनको परचेज करने के लिए। जब हम इन करेंसीज की डिमांड करते हैं तो इनकी एक डिमांड कर्व भी बनती है। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे तो उसे हम कहते हैं डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। चलिए देखते हैं इसकी डिमांड कर्व कैसी होती है। जब हम बात करते हैं डिमांड कर्व की, तो आपने माइक्रो में पढ़ा होगा कि डिमांड कर्व कैसी होती है, उसका नेचर कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये नेचर है कि जब किसी चीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो हम उस चीज को नहीं खरीदते। एक इंडिविजुअल ह्यूमन नेचर यही है कि जब चीज महंगी होती है हम नहीं खरीदते, और जब चीज सस्ती होती है तो हम उसको ज्यादा खरीदते हैं। इसी वजह से डिमांड कर्व क्या होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। सेम केस मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी यही चलेगा कि जब एक्सचेंज रेट जो रेट है बहुत हाई है तो उसकी डिमांड बहुत ही कम होगी उस करेंसी की, और अगर एक्सचेंज रेट कम है तो उस करेंसी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा होगी। इसीलिए जो डिमांड कर्व होती है वो कैसी होती है? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट इज कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर मैंने रेट लिया है, दिस इज एक्सचेंज रेट, यहाँ पर डिमांड। जब OR एक्सचेंज रेट था तो हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे? OQ क्वांटिटी परचेज कर रहे थे। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से हमें क्या चीज समझ आती है कि जैसे ही ये रेट इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब जैसे ही रेट R से बढ़कर R1 हुआ तो क्वांटिटी OQ से कम होकर OQ1 हो गई।
तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, मैं एफ की लिख रही हूँ फॉरेन एक्सचेंज शॉर्ट फॉर्म में, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करोगे, आपने फुल फॉर्म लिखना है। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट बार बार लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप इसकी जगह फॉरेक्स भी लिख सकते हैं। फॉरेक्स आपका सही माना जाएगा क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे ही एक्सचेंज रेट बढ़ेगा जो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी, जैसे ही एक्सचेंज रेट कम होगा उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी जो हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ डिमांड कर्व पढ़ी कि डिमांड कर्व का नेचर कैसा है। तो कैसा है नेचर, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों है, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड डिमांड। हम कम रेट पर ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ज्यादा रेट पर कम चीजें खरीदेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व शिफ्ट का मतलब क्या है कि अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे थे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, शिफ्ट का मतलब होता है कि या तो डिमांड इंक्रीज होगी या डिमांड जो है डिक्रीज होगी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हाट हैपन इफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस, शो द इंपैक्ट ऑन डिमांड कर्व। ठीक है, कि आपने इसका इंपैक्ट डिमांड कर्व के ऊपर शो करना है कि जब डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने बेसिक डायग्राम सबसे पहले बनानी है। ये हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो मैं इसका एरो नीचे की तरफ बना दी, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गई। अगर हमारी डिमांड, एक चीज माइंड में बिठा लो कि जब माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे या आपने पढ़ी थी तो उस टाइम पे आपको टीचर ने जरूर बताया होगा कि जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है तो हम उस कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करते हैं, और अगर कोई चीज कम होती है तो हम उस कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे आप माइक्रो यूज कर लो चाहे आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो, हर एक जगह यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ओके, तो जब हम पढ़ेंगे डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो जब कोई चीज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, तो अब इस केस में राइट, इस डिमांड कर्व का, ये नीचे की तरफ है ना, इसका राइट साइड कौन सा हुआ, ये राइट साइड है, तो हमने कर्व इस साइड में मूव करनी है, तो यहां से कर्व इधर को मूव हो जाएगी और हमारी कर्व बनेगी न्यू D1 D2। ठीक है, इट शोज इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर है? अब अगर डिमांड कर्व डिक्रीज होती है, जब भी डिमांड डिक्रीज होगी तो हमारी जो कर्व है वो कहां शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। तो बेसिक हमारी ओरिजिनल डिमांड कर्व DD थी, तो इसका लेफ्ट साइड क्या हुआ, इसका लेफ्ट साइड ये हुआ, तो हमारी डिमांड कर्व यहां शिफ्ट होगी D2 D2, यहां पर शिफ्ट हुई, एंड दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। ओके, तो हमने दोनों का नेचर डिमांड कर्व पे शो कर दिया कि जब डिमांड, याद रखना कि जब इंक्रीज होती है तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जब डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। आप राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड को बैकवर्ड एंड अपवर्ड भी लिख सकते हो, फॉरवर्ड भी लिख सकते हो कि फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर? अब देखो ये हमारा
अगर मैं यहाँ पे ले लूं कि ये एक्सचेंज रेट था तो आप इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, OR एक्सचेंज रेट है और OQ क्वांटिटी है। जैसे ही डिमांड बढ़ गई तो डिमांड बढ़ने पर क्या हुआ, देखो डिमांड बढ़ गई ना तो कर्व इधर को शिफ्ट हो गई। तो अब हमने कितनी क्वांटिटी परचेज की, अब हमने परचेज की OQ1, डिमांड इंक्रीज हो गई, OQ से अब हम OQ1 खरीद रहे हैं। अगर इसी रेट पे डिमांड कम हो जाती है तो कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगी, तो हमारी डिमांड कितनी होगी OQ2, अब हम सिर्फ इतनी सी खरीदेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शो हो गया कि जब डिमांड बढ़ी तो हमने बढ़ी हुई डिमांड दिखा दी, जब डिमांड कम हुई तो हमने पहले से कम डिमांड शो कर दी। क्लियर है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि डिमांड अगर इंक्रीज होती है तो हमारी कर्व शिफ्ट हुई फ्रॉम D टू कहां पर D1 D1। ओके, जब डिमांड डिक्रीज हुई तो हमारी कर्व कहां पे शिफ्ट हुई, शिफ्ट फ्रॉम DD, D11 से नहीं आना है, ओरिजिनल कर्व से आना है। तो ओरिजिनल कर्व क्या थी, DD थी, तो डिमांड कर्व शिफ्ट हुई D2 पर। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? क्या मैंने इसमें बताया कि डिमांड कर्व कैसी होती है। फर्स्ट थिंग, डिमांड कर्व का जो नेचर होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पहली चीज नीचे की तरफ होगी। क्यों होती है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्यों है, तो आपका रीजन होगा बिकॉज देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, इसीलिए ये क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो हमने इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग शो कर दिया कि जब एक्सचेंज रेट हाई हो जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे, हम चीजें कम खरीदेंगे, जब एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा तो हम चीजें ज्यादा खरीदेंगे। क्लियर? अगर हम बात करें शिफ्ट इन डिमांड कर्व की, तो डिमांड कर्व दो तरीके से शिफ्ट होगी, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। अच्छा, शिफ्ट की जगह पे चेंज भी आ सकता है कि डिमांड कर्व में कितनी तरह से चेंज आता है। तो आप कहोगे कि डिमांड कर्व में दो तरीके से चेंज आएगा, नंबर 1 इंक्रीज इन डिमांड, नंबर 2 डिक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड कर्व कितने तरीके से चेंज हुई, दो तरीके से, या तो इंक्रीज हो गई, ठीक है, या क्या हुई डिक्रीज हुई। जब भी डिक्रीज होगी तो कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, जब भी इंक्रीज होगी कोई चीज तो कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगी। तो जब इंक्रीज हुई तो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट कर दी, जब डिक्रीज हुई मैंने लेफ्टवर्ड कर्व शिफ्ट कर दी। ओके, तो यही चीज की है, शिफ्ट फ्रॉम D टू D1 D1, D टू D2 D2। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे हमने डिमांड की थी कि डिमांड मतलब हमें चाहिए सो दैट हम फॉरेन कंट्री की चीजों को परचेज कर सकें। सिमिलरली ये सप्लाई भी होती है। सप्लाई का मतलब है कि फॉरेन कंट्री की हमारी कंट्री में पैसा भेज रही है, अपनी करेंसी भेज रही है, इसीलिए इसे हम इनफ्लो भी कहते हैं। ये हमारी इनफ्लो भी है कि इनफ्लो कब होगा, पैसा कब आएगा। तो कौन से केसेस हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब बाहर की कंट्री हमारी डोमेस्टिक गुड्स को खरीदेंगी या सर्विसेज को खरीदेंगी तो उन्हें पैसा क्या करना पड़ेगा, हमारी करेंसी के रूप में देना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होगा, फॉरेन करेंसी जो है वो किसमें एक्सचेंज होगी, डोमेस्टिक करेंसी में एक्सचेंज हो जाएगी। नेक्स्ट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि हमने बाहर की कंट्री में इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका मतलब है कि फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं वो जब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी हमारी कंट्री में करेंसी की सप्लाई होती है। ओके, नेक्स्ट इज, इसका एग्जांपल बहुत सारे हैं, आपने देखा होगा एमएनसीज, कितनी एमएनसीज हैं हमारी कंट्री में, तो वो सारी क्या है एग्जाम, उसकी वजह से क्या होता है हमारी कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ही एग्जांपल है और फॉरेन करेंसी आती है। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। याद रखना यहाँ पर फ्रॉम अब्रॉड है, बाहर की कंट्री से पैसा हमारी तरफ आ रहा है। तो हो सकता है कि बाहर कुछ रिलेटिव्स हो वो वहां पे अर्न कर रहे हो और पैसा हमें भेज रहे हो, कुछ गिफ्ट्स वगैरह हमें भेज रहे हो, तो वो सब चीजें क्या हैं, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस हैं फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की कंट्री से हमारी तरफ आ रही है। ठीक है,
मैं कह दूं मेरा दोस्त एक बाहर गया, उसने बाहर से मुझे एक फोन भेज दिया या मुझे कुछ कैश भेज दिया, तो वो जो कैश है या वो जो गिफ्ट है वो क्या है, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन है। ओके, नेक्स्ट इज अगेन स्पेकुलेशन के लिए भी हमें करेंसी की, हमारी करेंसी की डिमांड होती है। जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि स्पेकुलेशन के लिए चाहिए, वैसे ही सप्लाई के लिए भी हमें स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत होती है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं कि सप्लाई कर्व का नेचर कैसा है, सप्लाई कर्व कैसी होती है। तो माइक्रो में हमने जो पढ़ा था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और सप्लाई कर्व क्या होती है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो सप्लाई कर्व कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब यहां से इस तरह से, ओके, अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि जब हम सप्लाई कर्व बनाते हैं तो इसका मतलब है कि जब एक्सचेंज रेट हाई होगा तो क्या होगा, जो कंट्री के लोग हैं वो उसको ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज आपके माइंड में आ रहा होगा कि डिमांड के टाइम पे हम कम एक्सचेंज रेट को देखते हैं, सप्लाई के टाइम पे हम ज्यादा को देखते हैं। तो ये दोनों जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना तो इंडिविजुअली पढ़ते हैं। जब हम सप्लाई कर्व पढ़ रहे थे तो हम ये मान के चलेंगे कि एक्सचेंज रेट हाई होगा तो ही सप्लाई होगी। अब प्रोड्यूसर या शॉपकीपर क्या करता है, जब रेट हाई होते हैं तभी ज्यादा सप्लाई करते हैं ना, सो दैट उन्हें बेनिफिट हो। तो इसीलिए सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो हम प्रोड्यूसर्स की फॉर्म में सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर हमारा हाई होगा तो ही अदर कंट्रीज की जो सप्लाई है वो इंक्रीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब इस केस में देखो ये एक्सचेंज रेट है, फॉर एग्जांपल ओआरएस एक्सचेंज रेट। अब यहाँ पर हमारी क्वांटिटी कितनी है, ओक्यू क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे हैं। बाय चांस अगर रेट बढ़ जाता है, यहाँ पहुंच जाता है, तो सप्लाई भी बढ़ गई, ओक्यू से ओक्यू1 हो गए। पहले कितनी थी, ओआर थी, जैसे रेट ओआर1 ज्यादा रेट हुआ तो क्या हुआ, हमारी सप्लाई इंक्रीज हुई। ठीक है, तो इसका नेचर कैसा हुआ, फर्स्ट इज हमारी जो सप्लाई कर्व है कैसी होती है, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। अब व्हाट इज द रीजन ऑफ अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, क्या है, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन किसमें, बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। फॉरेक्स का जो और एक्सचेंज रेट में पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसीलिए हमारी जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अब पॉजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज रेट हाई तो क्या होगा, सप्लाई भी हाई, एक्सचेंज रेट कम तो सप्लाई भी कम होगी। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं चेंज इन सप्लाई कर्व। चेंज इन सप्लाई आ जाए या शिफ्ट इन सप्लाई कर्व आ जाए, दोनों ही चीजें सेम है। हमारी सप्लाई कर्व किन तरीकों से चेंज हो सकती है, दो टाइप से चेंज होगी। जब भी कोई चीज चेंज होगी दो टाइप से चेंज होगी। कैसे, चाहे डिमांड कर्व हो चाहे सप्लाई कर्व हो, या तो वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट केस यहाँ पे हम लेते हैं कि जो हमारी सप्लाई कर्व है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो गई। सेकंड है हमारी जो सप्लाई कर्व है वो डिक्रीज हो गई। ओके, अब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी कोई चीज इंक्रीज होगी तो हमारी कर्व कहां शिफ्ट होगी, राइट वर्ड। यहाँ पर कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगी। जब भी कोई चीज डिक्रीज होती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर हमारी जो कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। ओके, तो बेसिक हम पहले यही डायग्राम यहाँ पे बनाएंगे। ये हमारी सप्लाई कर्व, दिस इज आवर सप्लाई कर्व। ओके, अब सप्लाई कर्व सपोज इंक्रीज हो गई तो उस केस में सप्लाई कर्व का राइट साइड कौन सा होगा। एक चीज याद रखना, बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो राइट साइड ये बनाते हैं, पर आप सोच के देखो ये सप्लाई कर्व है, आप ऐसे हो तो आपका राइट हैंड किस साइड में आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो ये आपका राइट साइड है और यहाँ पर सप्लाई कर्व इस साइड को मूव करेगी, ये बन जाएगी S1 S1। ओके, यहां से इधर मूव की, दिस इज कॉल्ड increase in supply curve. Okay,
जैसे ही डिक्रीज होगी तो सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, S2 S2, दिस इज शो डिक्रीज इन सप्लाई कर्व। क्लियर है? जब भी कोई चीज इंक्रीज होती है किधर कर्व शिफ्ट होगी, राइटवर्ड। जब भी कर्व डिक्रीज होती है किधर शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड। तो मैंने वही ड्रॉ किया है। अब हम चेक करते हैं कि क्या इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो बेसिक डायग्राम पर हम क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा एक्सचेंज रेट था, इतनी क्वांटिटी हम सप्लाई कर रहे थे। क्लियर? ठीक है, जैसे ही एक्सचेंज रेट या हम बात करें सप्लाई बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो कर्व किधर शिफ्ट हुई, राइटवर्ड। ये है, तो अब क्या देखो, चेक करो, सप्लाई इंक्रीज हुई और फिर से हो गई, पहले इतनी थी अब इतनी है, सप्लाई इंक्रीज हो गई ना, तो ये जो है ये इंक्रीजिंग कर्व हुआ। इसी रेट पे हम बात कर रहे हैं तो सप्लाई डिक्रीज कहां शो हो रही है, इसमें शो हो रही है अपवर्ड पे, कम हो गई। ठीक है, तो ये डायग्राम करेक्ट है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, याद रखना, जो कोई भी कर्व हो, चाहे डिमांड कर्व हो चाहे सप्लाई कर्व हो, शिफ्ट या चेंज कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, इंक्रीज इन डिमांड या इंक्रीज इन सप्लाई, या डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई। दो चेंजेस आ गए। जब भी कोई चीज, चाहे वो डिमांड हो चाहे वो सप्लाई हो, इंक्रीज होगी तो कर्व राइट साइड शिफ्ट होगी, डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ओके, याद रखो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। अभी हमने क्या पढ़ा, सप्लाई क्या थी, सप्लाई में चेंजेस कैसे आती है। पहले हमने पढ़ा था डिमांड कर्व कैसे थी, डिमांड कर्व में चेंजेस कैसे आती थी। अब इन दोनों का बेसिक क्वेश्चन, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे होता है, मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए अब हम टॉपिक देखते हैं। जब हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन, इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है, जहां पर हमारा एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम में होगा, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी। जब भी हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जब हम माइक्रो में पढ़ते थे तो हम क्या कहते थे कि इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम में होगी, जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे। सिमिलरली इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट भी कब डिटरमिन्ड होता है, जब डिमांड for foreign exchange is equals to supply of foreign exchange. This is the basic condition. डिमांड और सप्लाई का इक्वल होना जरूरी है। अब जब हम इसको डायग्राम में प्लॉट करेंगे तो सेम, पहले हमने डिमांड कर्व ड्रॉ करनी है। डिमांड कर्व का नेचर कैसा था, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये हमारी डिमांड कर्व बन गई। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सचेंज रेट, यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि दोनों कर्व्स है ना तो दोनों का नाम आएगा, डिमांड एंड सप्लाई। ओके, अब सप्लाई कर्व का नेचर कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, ये अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अच्छा, अगर आपको ये भी चीज याद करने में प्रॉब्लम है ना कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड होती है या सप्लाई कर्व अपवर्ड होती है, मैं ये भी भूल जाऊंगा तो या भूल जाऊंगी, तो आप एक चीज याद रखो, डी फॉर डिमांड, डी फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ओके, एंड एस फॉर सप्लाई, तो वो उसका अपवर्ड स्लोपिंग इसका ऑपोजिट हो जाएगा। डी से डिमांड, डी से डाउनवर्ड, डिमांड जो है वो डाउनवर्ड होती है, तो डी स्टैंड्स फॉर डिमांड, डी स्टैंड्स फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, एंड दूसरा उसका ऑपोजिट हो जाएगा। इतना तो याद हो ही सकता है। चलिए, ये हमारा सप्लाई का आ गया। क्लियर? अब जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल, ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मतलब OR जो है इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दूसरे को कट कर रहे हैं, इसीलिए इस पॉइंट पर जो रेट डिटरमिन होगा वो हमारा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कहलाएगा। क्लियर? अब जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे, एक्सप्लेनेशन इज मस्ट, तो आपने यहाँ पे मेंशन करना है कि जो DG है वो डिमांड कर्व है। अच्छा, आपको पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्रंचेस भी लिख सकते हो, ताकि जो एग्जामिनर है उसको ये समझ आ जाए कि आपने डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दी है और डायग्राम आपकी क्लियर कट उसको समझ जाए। ठीक है, DG इज डिमांड कर्व, SS इज सप्लाई कर्व, और
E is equilibrium point, OR is equilibrium exchange rate, Q is the quantity ऑफ एक्सचेंज रेट कि कितनी हम क्वांटिटी को परचेज और करेंगे, ठीक है, एट दिस रेट। क्लियर? आप इतना ही बनाकर छोड़ सकते हो। बाय चांस अगर कुछ कंडीशन आ जाती है कि एक्सचेंज रेट अगर हाई हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, तो वो भी कंडीशन भी एक्सप्लेन करो। तो आप क्या लिखोगे कि अगर एक्सचेंज रेट हाई होगा, इंक्रीज होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो गया, दिस इज OR1। अगर रेट हाई हो जाता है तो कौन सी प्रॉब्लम आएगी? देखो डिमांड कर्व कहाँ है, दिस इज डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व कहाँ है, मतलब डिमांड कितनी है, डिमांड कितनी है, इतनी है डिमांड, सप्लाई कितनी है, इतनी है, लोग इतने मार्केट में है चीजें, लोग खरीद कितना रहे, इतना। तो यहाँ पर क्या है, एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, मींस हियर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, ठीक है। तो आप लिखोगे कि इफ एक्सचेंज रेट राइजेस, अगर एक्सचेंज रेट राइज हो जाता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है। या हाँ आप ये लिख सकते हो कि देन सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, आप ये भी मेंशन कर सकते हो। अगर एक्सचेंज रेट फॉल कर जाता है, इफ एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम प्रीवियस एक्सचेंज रेट, ठीक है, यहां से जो प्रीवियस एक्सचेंज रेट था ना ओवर, उससे फॉल कर गया, नीचे की तरफ गिर गया, देन क्या होगा, ये क्या है, अब सप्लाई की कंडीशन आ गई, ये क्या है, ये आ गई हमारी डिमांड की कंडीशन। देखो सप्लाई इतनी, डिमांड ज्यादा, तो इस केस में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगी, कौन सी राइज होगी, एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम राइज, मतलब हियर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो जब एक्सचेंज रेट, याद रखना, जब एक्सचेंज रेट फॉल करता है तो कौन सी प्रॉब्लम आती है, एक्सेस डिमांड की, ओके क्लियर। जब एक्सचेंज रेट हाई होता है तो प्रॉब्लम आती है एक्सेस सप्लाई की, ठीक है। ये चीज आप तब बनाना जब आपको कहा जाए, या आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आप इसको अच्छे से बना सकते हो, पर जब ये बनाओगे तो नीट एंड क्लीन डायग्राम होनी चाहिए। यूज करना, 2 कलर पेन ले लेना या एक पेंसिल और एक पेन ले लेना, ताकि आप इसको डिफरेंशिएटली दिखा सको, जैसे मैंने रेड एंड ब्लैक से डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एक ही कलर के पेन से बनाओगे तो वो हॉच पॉच सी हो जाएगी डायग्राम, नीट एंड क्लीन नहीं नजर आएगी। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, देन आप सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाओ, इंटरसेक्ट करो, ई पॉइंट को मेंशन करो, आर पॉइंट मेंशन करो, क्यू पॉइंट मेंशन करो, इतना सा लिखो, दैट्स इट, सफिशिएंट है। क्लियर? आज हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी क्या होती है, कि मतलब सभी कंट्री की करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक कंट्री। एक्सचेंज रेट क्या होता है, जिस रेट के ऊपर हम एक्सचेंज करते हैं। डिमांड क्यों करते हैं, सप्लाई कर्व क्यों करते हैं हम एक्सचेंज रेट की, और उनकी कर्व्स कैसी होती हैं। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, ओके। अब इक्विलिब्रियम कहां स्टेब्लिश होता है, जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। चेंज कैसे आता है, 2 तरीके से चेंज आएगा, इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई। बेसिक चीज, जब कोई चीज इंक्रीज होगी कर्व हमारी राइटवर्ड शिफ्ट होगी, जब कोई चीज डिक्रीज होगी कर्व हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी। ये आप माइक्रो में हर जगह में रूल अप्लाई कर सकते हो, इवन मैक्रो में भी कर सकते हो। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया हो, डाउट की कोई गुंजाइश ना हो। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हो, आप कहीं अटक रहे हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। नोट्स आपको इसके मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, तो नोट्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल फ्लेज नोट्स बने हुए हैं। आपको जस्ट और जस्ट टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है और वो नोट्स को ले लेना है। इसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, देन लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। और आपका 1 सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेट करता है।
So do consider my subscription and thank you for watching.